और लवणता के इसी भाग में आगे चलते हैं तो फिर आता है लवणता का वितरण। तो हेडिंग डालना महासागरों में लवणता का वितरण। हेडिंग डालें महासागरों में लवणता का वितरण। लवणता का वितरण। और लवणता का वितरण मैंने कहा दो भागों में लवणता का वितरण मानते हैं। तो लवणता का वितरण इसको दो भागों में बांटा गया है। लवणता का वितरण दो भागों में बांटे इसको। एक तो लवणता का क्षैतिज वितरण और एक लवणता का लंबवत वितरण। तो एक तो लिखना नंबर 1 पे तो लवणता का क्षैतिज वितरण, और फिर 2 नंबर पे आ जाता है लवणता का लंबवत वितरण। लवणता का लंबवत वितरण, क्षैतिज वितरण और लंबवत वितरण। और यहां से फिर आप देखें तो यहां से आप हेडिंग डाल देना 1 नंबर पे लवणता का क्षैतिज वितरण। ये 1 नंबर पे हेडिंग डालें लवणता का क्षैतिज वितरण। और क्षैतिज वितरण में आप नंबर 1 पे सबसे पहले स्टार बना के एक शब्द लिखना आइसोहेलाइन। आइसोहेलाइन, एक ध्यान रखना एक शब्द लिखें आइसोहेलाइन। आइसोहेलाइन क्या होती है? तो ये समान लवणता वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा। तो इसको जरूर याद रखना, एक लाइन में लिखना समान लवणता वाले, समान लवणता वाले स्थानों को समान लवणता वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा। स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा, खींची जाने वाली रेखा आइसोहेलाइन कहलाती है। अब आइसोहेलाइन क्या है तो समझना समान लवणता वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा। जैसे इसका एग्जाम्पल लें, जैसे ए स्थान है और इधर आप देखें तो बी स्थान है। अब ए स्थान पर भी आप देखें लवणता कितनी है, तो ए स्थान पर आपने देखा लवणता है 28 प्रति 1000 ग्राम, और बी वाले स्थान पर भी लवणता है 28 प्रति 1000 ग्राम। अब इसको मिलाकर जो रेखा खींची जाएगी इस रेखा का नाम क्या हो जाएगा? आइसोहेलाइन। तो ये जो रेखा हो जाएगी इसका नाम हो जाएगा आइसोहेलाइन। एक रेखा है, आप कहीं समान लवणता वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा जिसको आइसोहेलाइन का, जैसे आपने कहा ये भी 28 प्रति 1000 ग्राम और यहाँ भी 28 प्रति 1000 ग्राम। अब इनको मिलाने वाली जो रेखा होगी वो आइसोहेलाइन के नाम से जानी जाएगी। अब इसका जो क्षैतिज वितरण है वो किस तरीके से, तो वो आप एक बार ध्यान देना क्षैतिज वितरण किस तरीके से है। यहाँ एक डायग्राम के माध्यम से आप इसको समझने की कोशिश करना। एक डायग्राम के माध्यम से आप देखें, जैसे ये चीज आप देखें इधर से, ये एक डायग्राम के रूप में आप देखना इसको, ठीक है। यहां आप देखते हैं तो बीचों बीच एक रेखा है जिसका नाम है 0 डिग्री भूमध्य रेखा। ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा, 0 डिग्री भूमध्य रेखा हो गई, ठीक है। अच्छा, ऊपर वाले भागों में जैसे ही आप चलेंगे इधर से ये उत्तरी गोलार्ध और इधर आप देखें तो दक्षिणी गोलार्ध,
ये अगले पेज पर लेते हैं अपन इसको, क्योंकि इसमें जानकारियां ज़्यादा लिखनी है, तो ये अगले पेज पर ले लेते हैं अपन इसको। एक बार यहाँ तक इतना ही लिखना, फिर अगले पेज पर लिखते हैं, क्योंकि जानकारियां अधिक लिखनी है इससे संबंधित अपन को। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। वही लंबवत क्या पढ़ रहे हैं अपन, क्षैतिज वितरण पढ़ रहे हैं इसका। और अब अगले पेज से आप इसको समझें। यहाँ आप इसको देखना एक बार, यहाँ एक बार ध्यान देना, ये एक डायग्राम के रूप में आप देखें। यहाँ इसको ले लेते हैं ताकि लिखने में अपन को आसानी रहे चीज़ों को। यहाँ से आप देखें, ये ध्यान देना। अब इसके जो बीचों बीच एक रेखा है, और बीचों बीच जो रेखा है इसका नाम है 0 डिग्री विषुवतीय रेखा। और ये वाला भाग अपन कहें ये उत्तरी गोलार्ध है, यहां आपने कहा ये उत्तरी गोलार्ध है, और यहां आपने कहा ये दक्षिणी गोलार्ध है। और उत्तरी गोलार्ध में जो लवणता सबसे ज्यादा पाई जाती है वो ध्यान रखना, यहां तो 20 डिग्री और यहां आप देखोगे तो 40 डिग्री। और दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ आप देखेंगे तो 10 डिग्री और यहाँ आप देखेंगे तो 30 डिग्री। यहाँ सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। अब उत्तरी गोलार्ध में जो सर्वाधिक लवणता पाई जाती है तो यहाँ आप देखेंगे सर्वाधिक लवणता। अब उत्तरी गोलार्ध में बताओ सर्वाधिक लवणता कहाँ पाई जाती है, तो 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। और दक्षिणी गोलार्ध में देखें तो यहाँ 10 से लेकर और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। अब दोनों में अंतर देखना, उत्तरी गोलार्ध में कहाँ और दक्षिणी गोलार्ध में कहाँ। उत्तरी गोलार्ध में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य, तथा दक्षिणी गोलार्ध में सर्वाधिक लवणता 10 से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच पाई जाती है। तो एक लाइन के रूप में आप लिख सकते हैं उत्तरी गोलार्ध सर्वाधिक लवणता 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य, उत्तरी अक्षांशों के मध्य। उत्तरी गोलार्ध में सबसे ज्यादा लवणता 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य पाई जाती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में आप बात करें, दक्षिणी गोलार्ध में सर्वाधिक लवणता 10 से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाई जाती है। दक्षिणी अक्षांशों के मध्य, दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाई जाती है। और आप ऐसा भी कह सकते हैं कि विषुवत रेखा की अपेक्षा अयन रेखीय भागों में लवणता अधिक पाई जाती है, या विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर लवणता की मात्रा बढ़ती जाती है। एक नोट डाल के एक लाइन आप और लिखें, और लिखना विषुवत रेखा की अपेक्षा अयन रेखीय भागों में लवणता अधिक पाई जाती है। लवणता अधिक पाई जाती है। विषुवत रेखा की अपेक्षा अयन रेखीय भागों में लवणता अधिक पाई जाती है। और महासागरों की जो औसत लवणता है, यहां लिखना महासागरों की औसत लवणता,
तो महासागरों की जो औसत लवणता है वो 35 प्रति 1000 ग्राम, या फिर फिक्स रूप में पूछे तो ये आ जाएगी 34.75 प्रति 1000 ग्राम। वैसे लगभग महासागरों की औसत लवणता 35 प्रति 1000 ग्राम है, और फिक्स पूछे तो 34.75 प्रति 1000 ग्राम। इसमें भी आप देखें तो अलग अलग बात करें, इसमें भी उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में जो लवणता है, तो उत्तरी गोलार्ध में तो जो लवणता है वो 34 प्रति 1000 ग्राम, 34 प्रति 1000 ग्राम। और एक दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध में लवणता, और दक्षिणी गोलार्ध में लवणता पाई जाती है 35 प्रति 1000 ग्राम। इसका मतलब उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में लवणता की मात्रा अधिक पाई जाती है। फिर महासागरों में औसत लवणता, झीलों में औसत लवणता, सागरों में औसत लवणता, तो इनको अलग अलग रूप में अपन एक बार देख लेते हैं। पहले आप इतना लिखें, फिर अलग अलग देख लेते हैं। महासागरों का अवरोही क्रम, सागरों का अवरोही क्रम और झीलों का अवरोही क्रम, तीनों को ही अपन देख लेते हैं। एक बार आप इसको लिखें, फिर आगे चलते हैं। एक बार नोट करना, फिर अपन आगे चलते हैं इसी क्रम में। इसको चाहो अलग से दर्शा लेना इस तरीके से, यहां अधिक लवणता पाई जाती है। ये तो उत्तरी गोलार्ध की लवणता होगी, आप इस तरीके से दर्शा लें इसको, यहां अधिक लवणता पाई जाती है। और दक्षिणी गोलार्ध में आप इस तरीके से 10 से 30 को दर्शा दें, यहां अधिक लवणता पाई जाती है। ये आप चाहें तो इस तरीके से इसको दर्शा लें, ताकि एक अलग ही आपको दिखाई दे चीजें, अधिक लवणता है ये। ठीक है, चलें आगे इसी क्रम में। अब मैं इनका लवणता का अवरोही क्रम देखते हैं अपन, महासागर, सागर और झीलें। तो इसी में सबसे पहले तो लिखना महासागरों, महासागर, महासागरों में लवणता का अवरोही क्रम, लवणता का अवरोही क्रम। महासागरों में लवणता का अवरोही क्रम, और महासागरों में लवणता का अवरोही क्रम में आप देखें तो एक नंबर पे आ जाता है प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। और प्रशांत महासागर में लवणता पाई जाती है 35.67 प्रति 1000 ग्राम, 35.67 प्रति 1000 ग्राम। फिर 2 नंबर पे जो लवणता पाई जाती है वो अटलांटिक, अटलांटिक महासागर, और अटलांटिक महासागर में लवणता पाई जाती है 34.76 प्रति 1000 ग्राम। और फिर देखोगे तो 3 नंबर पे जो लवणता आती है वो हिंद महासागर, हिंद महासागर, और हिंद महासागर में ये है 34.72 प्रति 1000 ग्राम। और फिर यहाँ जब आप देखते हैं नंबर 4 पे, तो नंबर 4 पे यहाँ आ जाता है फिर आर्टिक, आर्टिक महासागर। और आर्टिक महासागर में औसत लवणता है 30 प्रति 1000 ग्राम। ये लवणता का अवरोही क्रम रहेगा, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्टिक महासागर। फिर इसी क्रम में आप देखें तो फिर लिखना सागरों में, सागरों में
लवणता का अवरोही क्रम। सागरों में अवरोही क्रम। अब सागरों में अवरोही क्रम क्या है तो वो देखें। एक नंबर पे जो सबसे ज़्यादा सागरों में लवणता पाई जाती है वो लाल सागर में लवणता पाई जाती है, और ये लवणता होती है 39 से और 41 प्रति 1000 ग्राम। 39 से 41 प्रति 1000 ग्राम। फिर सेकंड नंबर पे जो आ जाती है वो भूमध्य सागर। भूमध्य सागर, और भूमध्य सागर में लवणता है 37 से लेकर और 41 प्रति 1000 ग्राम। और फिर 3 नंबर पे यहाँ जब आप देखते हैं तो फिर आ जाती है फारस की खाड़ी। 3 नंबर पे फारस की खाड़ी। और फारस की खाड़ी में लवणता है 37 से 39 प्रति 1000 ग्राम। ये फारस की खाड़ी, तो ये सागर हो गए, लाल सागर, भूमध्य सागर, फिर फारस की खाड़ी। और फिर इसी क्रम में आप देखते हैं तो झीलों का अवरोही क्रम। इसी क्रम में आप ध्यान रखना, झीलों का अवरोही क्रम। झीलों में लवणता का अवरोही क्रम। झीलों में लवणता का जो अवरोही क्रम है, अब झीलों में ध्यान देना, सबसे ज्यादा जो लवणता है वो वोन झील की है। सबसे ज्यादा जो लवणता वोन झील की है, और वोन झील की जो लवणता है वो 330 प्रति 1000 ग्राम, और ये पड़ती है टर्की में। 330 प्रति 1000 ग्राम है जो टर्की में पड़ती है, नंबर 2। और नंबर 2 पे आ जाता है मृत सागर, और मृत सागर की लवणता है 238 प्रति 1000 ग्राम, और ये जॉर्डन और इजराइल देश में पड़ती है। जॉर्डन व इजराइल, ये 2 देशों में है, जॉर्डन व इजराइल, मृत सागर। 3 नंबर पे जब आप देखते हैं तो ग्रेट साल्ट लेक। ग्रेट साल्ट लेक, और इसकी लवणता है 220 प्रति 1000 ग्राम, और ये यूएसए में है। इसको महान नमक झील भी कह सकते हैं। ग्रेट साल्ट लेक को क्या कह सकता है वो, महान नमक झील। महान नमक झील। ये 3 झीलों का क्रम, वोन झील है, मृत सागर है, ग्रेट साल्ट लेक है। तो ये देखो मैंने कंप्लीट रूप से आपको समझाया है। महासागरों में लवणता का अवरोही क्रम, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। फिर यहाँ आपने देखा सागरों में लवणता का अवरोही क्रम, लाल सागर, भूमध्य सागर और फारस की खाड़ी। फिर यहाँ आपने देखा झीलों में लवणता का अवरोही क्रम, वोन झील है, मृत सागर है, ग्रेट साल्ट लेक है, इसको महान झील नमक भी कह दिया जाता है। तो ये देखोगे तो कैसा हो जाएगा, तो ये लवणता का क्षैतिज वितरण है, ये लवणता का। तो एक बार लिखें इसको, फिर इसी क्रम में आगे चलते हैं। एक बार इसको नोट करना भी, फिर आगे चलते हैं। एक बार लिखें भी, फिर आगे चलते हैं इसी क्रम में, आप इसको नोट करें।